विद्यार्थियों, माई सेल्फ जयपाल शास्त्री। तो एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आप बने रहिए मेरे साथ। इससे पहले हमने रुबई का या रुबैया का जो है अनुवाद सीखा है, और आइए अब सीखते हैं जो गज़लें हैं, गज़लों का अनुवाद। फिराक गोरखपुरी जी ने बड़े ही सहज ढंग से गज़लों का जो है आह्वान इसमें किया है। तो पहली गज़ल की तरफ हम बढ़ते हैं कि नौरस गूंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन पर तोले हैं। तो इसमें कवि ने कहा है, प्रस्तुत अवतरण जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आरोह भाग 2 से अवतरित गज़ल से लिया गया है। और इसकी जो पहली गज़ल है, इस गज़ल के माध्यम से कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का जो है ना नवीन चित्रण इसमें किया गया है। नोरस गूंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरें खोले हैं। तो यहाँ कवि कहता है कि नए रस से भरी हुई जो फूलों की जो पंखुड़ियाँ हैं वो नए रस से भरी हुई हैं, और मानो उनकी गांठों को खोला जा रहा है, अर्थात कलियां खिल करके फूल बन रही हैं, और उनमें या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन पर तोले हैं। और उनमें जो सुगंध उत्पन्न हो रही है ना, वो ऐसी लग रही है मानो आकाश में उड़ने के लिए अपनी पंख वो फैला रही है। भाव यह है कि कलियां फूल बन गई हैं और चारों तरफ वातावरण है वो सुवासित या मनोरम हो गया है। तो आइए अब देखते हैं इसके कुछ प्रश्नों को। कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। पहली पंक्ति का से स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति का से यह है कि इसका अर्थ है कि बसंत ऋतु में कलियों में नया रस भरा होता है, वे अपनी पंखुड़ियों के कोमल बंधनों को खोल रही हैं। अगला प्रश्न है, नीरस विशेषणों से क्या अभिप्राय है? नीरस यहाँ इसका अर्थ है नया रस। मौसम में के बसंत के मौसम में कलियों में है ना नवीन रस भर जाता है। कलियां किस तरह तैयारी में हैं? कलियां फूल बनने की तैयारी में हैं। उनके खिलने से चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। आइए बढ़ते हैं अगली गजल की तरफ। तारे झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो ओ यारो, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तो यहाँ कवि ने बड़ा ही सुंदर चित्रण करते हुए कहा है, तारे आंखें झपकाए हैं जरा जरा, यानी आसमान स्वच्छ है, और ऐसे में आसमान से तारे हैं वो टिमटिमा रहे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, और पृथ्वी के ऊपर हर कण है वो मौन है, यानी हर तरफ चारों तरफ जो है ना वो खामोशी छाई हुई है। तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, यानी जब प्रकृति में सन्नाटा छाया हुआ है तो ऐ मेरे दोस्तों तुम भी सुनो। सब होता है बेटा रात्रि, यानी रात्रि के सन्नाटे में मानो कुछ ना कुछ बोल रहा है, यानी तुम सुनने की कोशिश करोगे तो रात्रि के सन्नाटे में आपको किसी ना किसी प्रिय की याद आएगी, या तुम्हें कोई प्रिय बुला रहा है, यानी वह मौन तुमसे कोई वार्तालाप कर रहा है। इसके आइए देखते हैं मुख्य मुख्य जो इसमें कवि ने बातें बताई हैं। तो इस शेर में प्रेम के भाव का है वो उद्दीपन इसमें किया गया है, और सारे शेर में है ना मानवीकरण अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है, और जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इस शेर का जो भाव है वो भाव और भाषा दोनों ही उर्दू से प्रभावित हैं। शब्द चयन है वो सर्वथा सटीक है।
तो आइए देखते हैं प्रश्न इसके। रात के समय कैसा दृश्य है? ये बेटा ये प्रिंट मिस है, तो इसको है ना दूसरे दृश्य है। तो रात्रि के समय वातावरण शांत है, आकाश में तारे झपकाते हुए हैं, झपकाते हुए लगते हैं, जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो सब में कौन बोलता है और कैसे? रात्रि, सब का अर्थ होता है भाई रात्रि। रात्रि का सन्नाटा शब्द तरह चुप्पी की आवाज सुनाई देती है। कवि दोस्तों को क्या संबोधित करना चाहता है? कैसे संबोधित कर रहा है, क्यों? कवि किसे संबोधित कर रहा है, क्यों? कवि दोस्तों को संबोधित कर रहा है और बताता है कि रात को खामोशी भी बोलती हुई सी लगती है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट गजल की तरफ। हम हो या हमारी किस्मत हो, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रोले वे है और हम किस्मत को रोले वे हैं। तो यहाँ कवि ने अपने कोमल भावों को चित्रित करते हुए कहा है कि हम हो या हमारी किस्मत हो। कवि अपने आप को कोसता हुआ कहता है, चाहे हम हो चाहे हमारी किस्मत। यानी कवि अपने भाग्य को स्वयं कोसता है, वह स्वीकार करता है, चाहे स्वयं हो या चाहे उसका भाग्य अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक ही जैसे हैं। दोनों का ही एक काम है, दोनों का ही एक काम है कि कवि का मन है ना वो अत्यधिक दुखी है, इसीलिए वह ऐसा कहता है, यानी अपने भाग्य पर रोता है। तो कहता है कि मैं अपने भाग्य पर रोता हूँ या भाग्य मुझ पर रोता है। यानी कहने का भाव यह है, कवि घोर निराशा का शिकार हुआ है, वह स्वयं को ही कोसता है। यानी चाहे मैं भाग्य को रो लूँ या भाग्य मुझे रो ले। तो इसमें कवि ने पहले शेर में जो है ना मानवीकरण का सुंदर प्रयोग किया है, और इन शेरों में कवि ने उर्दू भाषा का सफल प्रयोग है, जो है ना किस्मत, किस्मत जो शब्द है ये उर्दू का शब्द है, और अभिव्यक्ति की दृष्टि से सभी शेर सरल एवं प्रभावमयी हैं। आइए देखते हैं इसके प्रश्न। कवि किस को समान बताता है? कवि अपने भाग्य को और स्वयं को है ना एक समान बताता है। किस्मत हमको रोले का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कवि की बदहाली हो, बदहाली को देख करके किस्मत उसकी अकर्मण्यता पर झल्लाती है। अगला जो प्रश्न है, कवि तथा किस्मत क्या कार्य करते हैं? कि दोनों ही, कवि अपनी दयनीय दशा के लिए भाग्य को दोषी ठहराता है तथा किस्मत भी अकर्मण्यता को देख करके झल्लाती है। दोनों एक दूसरे के को जिम्मेदार ठहराते हैं। कवि ने मानव स्वभाव के बारे में किस सत्य का उल्लेख किया है? तो कवि ने मानव स्वभाव के कवि ने अपने माध्यम से मानव स्वभाव के बारे में उस सत्य का उल्लेख किया है कि किसी भी प्रकार की भाव व्यग्रता होने के कारण वह किस्मती दोषी है। अगले शेर में पढ़िए गजल में, जो मुझको बदनाम करे काश वो भी इतना सोच सके। जो मुझको बदनाम करे काश इतना भी वे इतना सोच सके। मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। तो इसमें कवि ने वर्णन करते हुए बताया है कि जो लोग अत्यंत दुखी हैं और उन लोगों को कुछ लोग बदनाम करने का षड्यंत्र रचते हैं, तो कहता है कि काश मुझको बदनाम करे, काश वो इतना सोच सकें कि बदनाम करने वाले जो लोग, कवि कहता है काश वे निंदक हैं, जो निंदा करने वाले हैं, बदनाम करने वाले हैं, वो इतना सोच पाते कि मेरा पर्दा फाश कर रहे हैं, तो वे अपना भी पर्दाफाश कर रहे हैं। कवि निंदकों को संबोधन करता हुआ कहता है कि मेरी निंदा करने से पहले वो ये सोच लें कि वे अपनी कमजोरियां भी बता रहे हैं। इसीलिए निंदकों को
निंदा नहीं करनी चाहिए। कवि का कहने का भाव यह है कि निंदकों को इस बात का एहसास नहीं होता है कि वे दूसरों की निंदा करके अपनी कमजोरी प्रकट करते हैं। वे इस सच्चाई को नहीं जानते कि निंदा करने वाले को संसार बुरा कहता है। यानी इस बात से वो अनभिज्ञ होते हैं कि संसार के लोग किसी की निंदा करने से उसकी भी निंदा करेंगे। तो यहाँ कवि ने प्रकट किया है कि हम किसी की बुराई करते हैं तो दूसरे लोग हमारी भी बुराई करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसमें भी कवि ने जो है बदनाम जो शब्द है ये भी उर्दू भाषा का शब्द है। कवि मित्र व संबंधी, कवि के मित्र व संबंधी इसमें उसे बदनाम करते हैं, उसे ईर्ष्या करते हैं। मेरा पर्दा खोले का आशय है कि विरोधी उसको बदनाम करते हैं और वे कवि का पर्दाफाश करना चाहते हैं, वे लोग निंदक हैं। तो निंदकों को हमेशा अपयश ही मिलता है। निंदा करने वाले ये नहीं सोच पाते कि उनकी खुद की भी निंदा होगी। तो कवि ने बड़ा ही सटीक भाषा का इसमें प्रवाहमयी ढंग से प्रयोग किया है। अगला जो है, इसके जो प्रश्न है, निंदा करने वाले दूसरों की निंदा के साथ साथ अपनी निंदा स्वयं कर जाते हैं। कैसे? क्योंकि निंदा करने वाले को पता नहीं होता है, जब वो दूसरों की बुराइयां प्रस्तुत करते हैं तो उससे उनकी अपनी कमजोरियां स्वयं प्रकट हो जाती हैं। इस प्रकार वे अपनी निंदा स्वयं ही कर जाते हैं। अगला प्रश्न है, निंदक किन्हें कहते हैं, वे किसे बदनाम करना चाहते हैं? तो निंदक वे लोग होते हैं जो अकारण दूसरों की कमियों को निकालते हैं, बिना सोचे समझे पक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसे लोग कवि को बदनाम करते हैं। अगला प्रश्न है, कवि कुछ लोगों को सचेत क्यों करना चाहता है? कवि कुछ लोगों को इसलिए सचेत करना चाहता है क्योंकि जो लोग कवि को बदनाम करना चाहते हैं वे उन्हें उतना समझना चाहिए कि इस कार्य से अपने रहस्य भी दूसरों के सामने बता रहे हैं। मेरा पर्दा खोले का आशय स्पष्ट। यहाँ कवि का कहने का भाव यह है कि जो लोग समाज के सामने उसकी कमजोरियां बता रहे हैं वो स्वयं की कमजोरियां भी प्रकट कर रहे हैं। अगला जो है पद्य पढ़ते हैं, हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले है। तो यहाँ कवि ने कहा है कि ये कीमत भी अदा करे हम बदुरुस्ती ए होशो हवास। तो कवि अपनी प्रिया से यहाँ जो है ना, इस पद्य में प्रिया, मैं अपने होशो हवास से तुम्हारा प्रेम का जो मूल्य है वो चुका रहा हूँ। जो व्यक्ति प्रेम में डूबा है और प्रेम का सौदा करता है वह पागल हो जाता है। कहने का भाव यह है कि कवि भले ही प्रिया के प्रेम का दीवाना है परंतु अब तक उसने अपना विवेक है वो नहीं खोया है। तो इस पद में उसने प्रिया के जो प्रति अपना प्रेम है वो प्रकट किया है। तो संपूर्ण पद में भाषा सहज एवं सरल है, शब्द चयन जो सर्वथा उचित है, भाव के अनुकूल है। इसमें वियोग श्रृंगार का परिपाक हुआ है। तो आइए देखते हैं, बदरस्ती ए होशो हवास का अर्थ है इसका अर्थ है हम पूरे होशो हवास से, दूसरे शब्दों में हम विवेक से। कवि किसे संबोधित करता है? कवि प्रियतमा को संबोधित कर रहा है। सौदा करने से क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ है किसी चीज को खरीदना। यहाँ यह प्रेम की कीमत अदा करने से संबंधित बात है, कीमत अदा करने की बात करता है। तो कवि प्रेम की कीमत अदा करने की बात करता है। आइए बढ़ते हैं अगले पद्य की तरफ। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रोले हैं। यानी तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है,
सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। अब कवि अपनी प्रिया को पुनः संबोधित करते हुए कहता है कि ऐ प्रिय, मेरे मन में तुम्हारे दुखों का पूरा ध्यान है। कि प्रिय, मेरे मन में जो तुम्हारे प्रति जो दुख हैं, संवेदनाएं हैं, उनका पूरा ध्यान है। मैं हमेशा तेरे गम का पासे अदब है, यानी मैं हमेशा तुम्हारी चिंता करता हूँ, तुम्हारी फिक्र है वो लगी रहती है। कुछ दुनिया का ख्याल भी है, लेकिन मैं दुनियादारी के बारे में भी सोचता हूँ। यह संसार यह नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे प्रेम में मगन रहूं, कि दुनिया के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे प्रेम को प्रकट करूं, और सब लोगों से अपने दर्द को छिपा लेता हूं, सबसे छिपा के दर्द के मारे। यानी मैं जब तेरे प्रेम का जो दर्द है ना, वो सबसे मैं छुपा रहा हूँ, छुपा छुपा के मैं चुप चुप के रो लेता हूँ। अर्थात ए प्रिय, मैं तुम्हें याद करके चुपचाप रोता रहता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है। तो इसमें चुपके में पुनरुक्ति अलंकार है भाई, चुपके में पुनरुक्ति अलंकार है। और संपूर्ण पद में उर्दू भाषा के सहज सरल शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है। शब्द चयन सर्वथा उचित है, भाव के अनुकूल है, और वियोग श्रृंगार रस जो है ना इसमें प्रकट होता है। इस प्रश्न है, तेरे गम का पासे अदब का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ यह है कि कवि के मन में अपने प्रिय की विरह वेदना के प्रति सम्मान है। अगला प्रश्न है, कवि को किसका ख्याल है और क्यों? कवि को अपने प्रेम को दुनिया के लिए मजाक या उपहास का विषय नहीं, कवि को सांसारिकता का ख्याल है, क्योंकि वह सामाजिक प्राणी है, वह अपने प्रेम को बदनाम नहीं करना चाहता। कवि चुपके चुपके को क्यों रो लेता है? कवि चुपके चुपके इसलिए रो लेता है क्योंकि दुनिया उसका मजाक बनाएगी, वह दुनिया के सामने मजाक नहीं बनना चाहता। अगला प्रश्न है, कवि की मनोदशा कैसी है? कवि प्रेम से की विरह से पीड़ित है, उसे संसार की प्रवृत्ति से भी भय है, वह अपने वियोग को चुपचाप सहन कर लेता है। अगला कहता है अगले दोहे में, फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोते हैं। तो प्रस्तुत अवतरण में ये जो है ना कुछ कठिन शब्द हैं। तवाजुन होता है संतुलन, आलमे हुस्नो इश्क होता है प्रेम और सौंदर्य, आबोताब असार, फितरत होता है भाई स्वभाव। तो इस गजल में कवि ने प्रेम के सौंदर्य की चर्चा की है और उसी पर प्रकाश डालता है। तो कहता है कि सौंदर्य और प्रेम मनुष्य की प्रवृत्ति, सौंदर्य और प्रेम में मनुष्य की प्रवृत्ति है वो बहुत अधिक होती है। इस क्षेत्र में लेन देन का संतुलन हमेशा बना रहता है। फितरत का कायम है तवाज़ुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, यानी यहाँ प्रेम का जो है ना संतुलन बना होना बहुत जरूरी होता है। जो प्रेमी प्रेम में स्वयं को जितना समर्पित कर देता है, यानी उसको उतना ही पाते हैं जो जितना खो जाते हैं, यानी वह उतना ही जितना अपने आप को लगाता है उसको उतना ही प्रेम मिलता है। तो कहने का भाव यह है कि प्रेम के समर्पण से ही हमें प्रेम की प्राप्ति होती है। तो यहाँ प्रेम सौंदर्य का कवि ने ना बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है और कवि ने अपने अनुभूति से प्रेरित होकर के विरह वेदना को व्यक्त किया है। तो कवि ने जो इस शेर में ध्रुव भाषा का प्रयोग किया, ध्रुव होता है कठिन भाषा का जो प्रयोग किया गया है, परंतु कवि की भाषा ध्रुव होते हुए भी हमें भाव अभिव्यक्ति के लायक लगती है। तो इसके जो है ना प्रश्न देखते हैं। कवि किस संतुलन की बात करता है? कवि प्रेम और सौंदर्य के लिए खोने और पाने के संतुलन की बात करता है। आलमे
हुस्नो इसका अर्थ समझाइए। तो इसका अर्थ है प्रेम और सौंदर्य की दुनिया। प्रिया को कैसे पाया जा सकता है? प्रिय को पाने का एकमात्र उपाय है खुद को प्रेमी के प्रति समर्पित कर देना। खुद को खोने का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है कि अहम भाव को छोड़ करके प्रेम के प्रति समर्पित होना। देखिए पढ़ते हैं विद्यार्थियों अगले दोहे की तरफ। आबो ताब अस आरन पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बेंतों की दमक है, या हम मोती रोले हैं। तो देखो आबोताब जो होता है वो होता है चमक दमक। आबोताब क्या होता है? चमक दमक। तो यहाँ कवि कहता है आबोताब अस आर न पूछो, कि यहाँ तुम चमक दमक और कलाकारी में आसक्त ना हो। कि लोग प्रेम में चमक दमक का वर्णन जो दिखावा करते हैं, तो कहता है कि तुम इस जो है ना आबोताब सांसारिक जो चमक दमक है उसके बारे में मत पूछो। तुम भी आंखें रखे हो। यहाँ आंखें रखना का भाव है कि तुम्हारा भी तुम्हारी अपनी भी समझ है, तुम भी समझ सकती हो। यानी कि मेरी ये कविता है ये बनावटी नहीं है, कि तुम जो लोग मेरे शेरों को जानते हैं तुम भी आंखें रखो हो। तो जो लोग जानते हैं उन्हें इस बात का पता है कि मेरे शेरों में जो सुंदरता है वो आंखों के आंसुओं से मिलती है, आंखों के आंसू से मिलती है। ये जगमग बेंतों की दमक है, हम मोती रोले हैं। कहने का भाव यह है कि जो मेरे शेरों में जो चमक है वह आंखों पर उतर करके आती है, मोतियों के रूप में उतर करके आती है। यानी आंसू रूपी जो मोती हैं वो हम रोले का मतलब हम उन्हें पा रहे हैं। तो कवि का कहने का भाव ये है कि आबो ताब असार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, कि ए दुनिया के लोगों तुम केवल सांसारिक चमक दमक के पीछे मत दौड़ो, क्योंकि तुम भी जानते हो कि मेरे शेरों का जो दर्द है वो क्या है, और मेरे शेर जो हैं वो दुनिया की चमक दमक ना हो करके आंखों के मोतियों के रूप में यानी आंसुओं के रूप में सबके सामने प्रस्तुत होते हैं। यानी कवि ने अपनी प्रिया के वियोग में जो आंसू बहाए हैं उन्हीं के कारण मेरी कविता में क्या है? चमक है। कहने का भाव है कि कवि की जो ये कविताई है ये अपने प्रिया के विरह का ही नतीजा है। तो यहाँ कवि ने वियोग श्रृंगार का जो है ना सुंदर वर्णन किया है। मोती रोले, आंख रखना आदि मुहावरों का सफल प्रयोग हुआ है। दूसरे इस शेर में है ना भाषा कुछ सरल है, इससे पहले वाले में इतनी नहीं, इसमें कुछ सरल है। तो कवि किसकी चमक की बात कर रहा है? तो कवि बात कर रहा है अपनी शायरी की चमक की बात कर रहा है। आंखें रखो का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है कि विवेक से हर बात को समझना और मर्म को जानना। जगमग बैतों का अर्थ है, ऐसे समझाइए। तो इसका अर्थ है शेरो शायरी का अलंकारिक जो सौंदर्य होता है वो। हम मोती रोले का अर्थ हम मोती रोले हैं का अर्थ समझाइए। कवि कहता है कि मेरी कविता की जो भी वेदना व्यक्त हुई है उसको समझा जाए। अगला है ऐसे में तू याद आए है, अंजुमने मय में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे, गुनह जग खोले है। कि ऐसे में ए प्रिय जब इस तरह का समय आया है तो ऐसे में तू याद आए है, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय रिंदों को। तो यहां अंजुमन क्या होता है? शराब की महफिल
कि कवि कहता है कि रात को आकाश में देवता संसार के पापों का जो लेखा जोखा कर रहे होते हैं, रात्रि के समय दुनिया के जो पाप होते हैं वो देवता उनका लेखा जोखा करते हैं। तो उस समय हम रात्रि के समय शराब की महफिल में बैठ करके अपने जो है ना क्या होते हैं गम, अपने गमों को है ना दूर करने का प्रयत्न करते हैं। कहने का भाव यह है कि घनी अंधेरी रात है भाई और प्रिया की याद आ रही है, कभी कभी उसकी विरह वेदना को दूर करने के लिए वह शराब पीने लग जाता है। तो इसमें कवि ने जो वर्णन किया है, जो इनकी प्रमुख शब्द जो हैं वो हैं, इसमें कवि को अपने प्रिय की अत्यधिक याद आ रही है, प्रियतमा की याद आ रही है। कवि स्वयं अपनी शायरी की प्रशंसा करता है और इसमें संस्कृत भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। शब्द चयन और भाव अभिव्यक्ति में लायक है, सहायक है। तो आइए इसके प्रश्न देखते हैं। प्रथम पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो पहली पंक्ति का भाव है कि शायर अपनी प्रिया प्रेमिका को बहुत ही शिद्दत के साथ याद करता है। वह याद ठीक वैसी है जो शराब खाने में शराबी को शराब याद आती है। अगला प्रश्न है, तू कौन है, उसके बारे में कवि क्या कहता है। तू कवि की प्रेमिका है, वह उसे विरह के समय याद आती है। रात में फरिश्ते क्या करते हैं, रात में फरिश्ते जो है ना वो आसमान में संसार के जो पापों का अध्याय है ना उसको खोलते हैं। अंजुमने मय में रिंदों से क्या हास्य है, इससे कवि शराब खाने में शराबियों की जो दशा होती है ना उसका वर्णन करता है, उसे शराब की याद आ जाती है। नेक्स्ट और लास्ट जो हम देख रहे हैं, शद के फिराक आजाद सुखन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मिहिर की गजलें बोले हैं। तो यहाँ कवि ने प्रकट किया है सद के फिराक। यहाँ कवि खुद की जो प्रशंसा करता है, प्रशंसा करते हुए कहता है कि लोग अक्सर मेरी कविताओं पर आसक्त होते हैं। सद का होना, आसक्त होना, नवाना, सिर नवाना, कि लोग मेरी कविताओं पर आसक्त होते हैं कि हम तुम्हारी शायरी पर निछावर हैं, और कि पता नहीं इतनी जो आजाजे सुखन कैसे उड़ा ली, कि इतनी सुंदर जो आवाज है वो तुमने कहाँ से प्राप्त की है, या इतनी सुंदर शायरी कहाँ से सीखी है। क्योंकि इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। तुम्हारी गजलों के शेरों में तो मीर गालिब जो है उसकी गजलों की आवाज सुनाई देती है। कहने का भाव यह है कि तुम्हारी जो गजलें हैं वो मीर की गजलों के समान सुंदर बन पड़ती हैं। तो इसके कुछ प्रश्न हैं। फिराक किस पर कुर्बान है भाई, अपनी शायरी पर कुर्बान है। फिराक की शायरी किससे प्रभावित है, मीर की शायरी से प्रभावित है। कवि के प्रशंसकों ने क्या प्रतिक्रिया जताई है कि तुम इतनी सुंदर आवाज है वो कहाँ से चुरा लेते हो, इसलिए तुम पर कुर्बान है। मीर की गजलें बोले का भाव स्पष्ट कीजिए कि तुम्हारी जो गजलों में है, कवि मीर की गजलों का जो भाव है वो स्पष्ट दिखाई देता है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा गजलों का ये अनुवाद। अगले वीडियो में मैं रुबैया और जो गजल इनके अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो अलग अलग 2 वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। विद्यार्थियों, आपका एक सब्सक्राइब है मुझे बड़ी नई ऊर्जा प्रदान करता है। यदि आप चैनल पर नए हैं, यदि कुछ सीखना चाहते हैं तो आज ही मेरे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके मोबाइल में कोई नया खर्च नहीं होता है और ना ही कोई आपका नुकसान होता है, अभी तो आपका फायदा ही होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय पाल शास्त्री के साथ।